जब जब भी खुद में झांकता हूँ मैं, हर रोज़ खुद को नया पाता हूँ मैं। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूँ और प्रारंभ करते हैं कक्षा 12 की जो हमने वितान भाग 2 पुस्तक प्रारंभ कर रखी है, उसका आखिरी अध्याय चल रहा है। इसका पहला पार्ट हमने कल देखा था, डायरी के पन्ने। एन फ्रैंक का डायरी के पन्ने जो रचना है, जो लिखी गई है, उसको हम देख रहे हैं। और आज के इस वीडियो में कुछ आगे बढ़ाते हैं। शनिवार का दिन है, 28 नवंबर 1942 को जो उसने लिखा वो डायरी के पन्नों में हमें जो देखेंगे आज। अनुरोध आपसे, मेरा टेलीग्राम चैनल आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है, कवि आदि गणेश और हिंदी, और जिस पर 4700 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, 4700 से ज़्यादा लोग जुड़े हैं। उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन है जो कीजिएगा। सवाल वगैरह कुछ ना कुछ डालता रहता हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, आप शेयर किया करें, और पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लेना। और शाम को अपने वो स्नातक स्तर वाला पाठ्यक्रम चल रहा है, कबीर ग्रंथावली गुरुदेव का अंग चल रहा है, उसमें जो साखें हैं वो पढ़ाई जा रही है शाम को 8 बजे। और कमेंट आ रहे काव्य शास्त्र वाली प्लेलिस्ट के लिए, जिसके अंदर से हमने छंद और अलंकार कुछ कारणवश हट गए हैं, तो जल्दी ही जैसे समय मिलता है उनको एक साथ है जो पूरों को अपलोड है जो कर दिया जाएगा। अब 2 क्लास होगी, छंदों की अलग होगी और एक अपने अलंकारों की अलग होगी, पूरी कंप्लीट बड़ी कक्षा होगी, तो जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। बार बार आप कमेंट ना करें। और ग्रेड फर्स्ट के लिए जो स्नातकोत्तर वाला पाठ्यक्रम है वो भी जल्दी है जो प्रारंभ किया जाएगा। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं। शनिवार का दिन 28 नवंबर 1942। मेरी प्यारी किट्टी, हम इन दिनों बिजली का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते रहे हैं और अपने राशन से ज़्यादा खर्च कर चुके हैं। नतीजा ये होगा कि और अधिक किफ़ायत और हो सकता है। बिजली भी कट जाए, इतनी ज़्यादा प्रयोग में ले ली गई, उपयोग में ले ली गई है। एक पखवाड़े के लिए कोई बिजली नहीं, कितना मज़ेदार ख्याल है कि एक पखवाड़े के लिए अगर बिजली नहीं तो कितना मज़ेदार ख्याल है, नहीं क्या? लेकिन कौन जानता है यह अरसा इससे कम भी हो सकता है। बहुत अंधेरा हो जाता है, 4 साढ़े 4 बजते ही। हम तब पढ़ नहीं सकते, इसलिए वह वक्त हम उलूल जुलूल हरकतें करके गुजारते हैं। हम पहेलियाँ बुझाते हैं, अंधेरे में व्यायाम करते हैं, अंग्रेजी या फिर फ्रेंच बोलते हैं और किताबों की समीक्षा करते हैं। हम कुछ भी करें थोड़ी देर बाद बोर होने लग जाते हैं साहब, बोर होने लगता है। कल मैंने वक्त गुजारने का एक नया तरीका खोज निकाला। दूरबीन लगाकर पड़ोसियों के रोशनी वाले कमरों में झांकना। दिन के वक्त हमारे पर्दे हटाए नहीं जा सकते, 1 इंच भर भी नहीं, लेकिन जब अंधेरा हो तो पर्दे हटाने में कोई हर्ज नहीं होता। मुझे पता नहीं था कि हमारे पड़ोस में इतने दिलचस्प लोग रहते हैं। खैर, हमारे पड़ोसी है। मैंने जो पड़ोसी देखे उनमें से एक परिवार डिनर कर रहा था, एक परिवार फिल्म बना रहा था, तो सामने वाले घर में एक दंत चिकित्सक एक डरी हुई बुढ़िया से जो जूझ रहा था उसका ट्रीटमेंट करने के लिए। मिस्टर डसेल, जिनके बारे में कहा गया था कि उनकी बच्चों के साथ बहुत पटती है और वे उन्हें खूब प्यार करते हैं। दरअसल बाबा आदम के ज़माने के अनुशासन मास्टर हैं वो। तो ये पूछ लिया जाए, बाबा आदम के ज़माने के अनुशासन मास्टर है कौन? मिस्टर डसेल। और लंबे लंबे भाषण देने लगते हैं जिन्हें सुनकर ही नींद आने लगे, क्योंकि मुझ अकेली को ही यह सुख मिला हुआ है कि मैं उनके साथ, महाराज डसेल के साथ, ये लंबोतरा संकरा कमरा है जो शेयर करती हूँ। और चूँकि मुझे ही हम 3 बच्चों में आमतौर पर खर दिमाग और तुनक मिजाजी समझा जाता, मतलब जल्दी ही तुनक जाना, भड़क जाना। मेरे पास यही एक उपाय बचता है कि उनकी वही पुरानी डांट फटकार और भाषणों की लंबी लंबी उबाऊ श्रृंखला की तरह कान न धरूं, न सुनने का नाटक करते रहूं। ये बात तो खैर मैं फिर भी सहन कर लेती, लेकिन मिस्टर डसेल अच्छे खासे क्या है, चुगलखोर भी है। वे जाकर इन सारी बातों की रिपोर्ट मम्मी को दे आते हैं। अगर मिस्टर डसेल ने मुझे कोई उपदेश पिलाया है, पिलाया मतलब दिया है, तो उसे दोबारा से मुझे मम्मी से सुनना पड़ेगा भाई साहब। और मम्मी तो कोई लिहाज भी नहीं करती मेरा,
और अगर मेरी किस्मत वाकई अच्छी होती है तो मिसेज वॉन मुझे 5 मिनट बाद है जो बुलावा भेजती है। सचमुच मीन में एक निकालने वाले परिवार में, कमियां निकालने वाले परिवार में आप केंद्र में हो, बिल्कुल सेंटर में मेन आप ही हो, और सारा दिन आपको हर तरफ से दुत्कारा फटकार जाए तो यह सब झेलना आसान काम नहीं होता है। रात को जब मैं बिस्तर पर होती हूँ तो अपने पापा और बढ़ा चढ़ाकर बताई गई अपनी खामियों के बारे में भी सोचती हूँ। वे इतनी ज़्यादा होती है कि अपने मूड के हिसाब से या तो मैं उन पर हंस सकती हूँ या फिर रो ही सकती हूँ। तब मैं इस अजीब से ख्याल के साथ सो जाती हूँ कि मैं जो कुछ हूँ उससे अलग होना चाहती हूँ या मैं उससे अलग तरीके से व्यवहार करना चाहती हूँ, जो मैं हूँ या जो मैं होना चाहती हूँ। मेरी प्यारी किट्टी, अब मैं तुम्हें कितना उलझा रही हूँ, लेकिन मैं चीज़ें एक बार लिखकर उन्हें काटना पसंद नहीं करती, और इस कमी वाले वक्त में कागज़ को मोड़ मोड़ कर रद्दी रद्दी की टोकरी में डाल देना बिल्कुल मना है। ये नहीं थोड़ा लिखूं फाड़ के फेंक दूं, थोड़ा लिखूं फाड़ के फेंक दूं, ये रद्दी में नहीं कर सकती। इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ यही सलाह दे सकती हूँ कि तुम ऊपर वाले हिस्से को फिर से पढ़ने की कोशिश मत करना। जो लिख दिया सो लिख दिया, क्योंकि इसमें तुम्हें बात का सिर पैर भी है जो नहीं मिलेगा। तुम्हारी एन। चलिए साहब, अब शुक्रवार का दिन आता है सीधा 19 मार्च 1943 का। ये कुछ कुछ अंश है 19 मार्च 1943 का। मेरी प्यारी किट्टी, अभी 1 घंटा भी नहीं बीता था कि हमारी खुशी निराशा में बदल गई। टर्की अभी युद्ध में शामिल नहीं हुआ यह था कि एक केंद्रीय मंत्री ने यह कहा था कि टर्की जल्दी ही तटस्थता छोड़ देगा। डेम चौक पर अखबार बेचने वाला चिल्ला रहा था, टर्की इंग्लैंड के पक्ष में, टर्की इंग्लैंड के पक्ष में। अखबार उसके हाथ से झपटे जा रहे थे, छीने जा रहे थे, और इस तरह से हमने वह माफ़ करें, वह उत्साहवर्धक अफवाह है जो सुनी थी। 1000 गिल्डर के नोट अवैध मुद्रा घोषित किए जा रहे हैं। ये ब्लैक मार्केट का धंधा करने वालों और उन जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका था, लेकिन उससे बड़ा संकट उन लोगों का है जो या तो भूमिगत हैं या जो अपने धन का हिसाब किताब नहीं दे सकते। 1000 गिल्डर का नोट बदलवाने के लिए आप इस स्थिति में हो कि ये नोट आपके पास आया कैसे, और उसका सबूत भी देना होगा आपको। इन्हें कर अदा करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है, लेकिन अगले हफ्ते तक नहीं, अगले हफ्ते तक ही 500 गिल्डर के नोट भी तभी बेकार हो जाएंगे। गेज एंड कंपनी के पास अभी 1000 गिल्डर के कुछ नोट बाकी थे जिनका कोई हिसाब किताब नहीं था। इन्हें कंपनी के आगामी वर्षों के लिए अनुमानित कर अदायगी में निपटा दिया है। इसलिए फ़िलहाल तो गर्दन पानी के ऊपर ही है साहब। मिस्टर डसेल को कहीं से बाबा आदम के ज़माने की पैरों से चलने वाली दांतों की ड्रिल मशीन मिल गई है। इसका मतलब संभवतः जल्दी ही मेरे दांतों का पूरा चेकअप है जो हो पाएगा। जब घर के कायदे कानून मानने की बात आती है तो मिस्टर डसेल भयंकर रूप से आलस दिखाते हैं। न केवल वे चॉकलेट से पत्राचार कर रहे हैं, और भी कई दूसरे लोगों के साथ भी चिट्ठी पत्री बनाए हुए हैं। मार्गोट, जो कि उनके डच अध्यापिका है, उनके ये पत्र ठीक करती है। पापा ने उन्हें मना किया है कि वे ये सब कारोबार बंद करें, और मार्गोट ने उनके पत्र ठीक करने हैं जो बंद कर दिए, लेकिन मुझे लगता है वे अपनी चिट्ठी पत्री फिर से शुरू कर देंगे। जनाब, हिटलर घायल सैनिकों से बातचीत कर रहे हैं, हमने उन्हें रेडियो पर सुना। सचमुच ये सब कुछ करुणाजनक था। सवाल जवाबों का सिलसिला इस तरह से चल रहा था। क्या? मेरा नाम हेनरिक शापेल है। आप कहाँ जख्मी हुए थे? ये बातचीत चल रही उन हिटलर वगैरह की। स्टालिनग्राद के पास। किस किस्म का घाव है ये? दोनों पांव बर्फ़ की वजह से गल गए हैं, और बाएं बाजू में हड्डी है जो टूट गई है। ये बातें जस की तस दे रही हूँ जो मैंने रेडियो पर कठपुतलियों खेल की तरह है जो सुनी। घायल सैनिक जैसे अपने जख्मों को दिखाते हुए गर्व महसूस कर रहे थे। जितने ज़्यादा घाव उतना ज़्यादा गर्व है। उनमें से एक तो हिटलर से हाथ मिलाने के ख्याल से इतना उत्साहित हुआ जा रहा था कि मेरे ख्याल से तो अभी भी वह इसी उत्साह में होगा कि वह एक शब्द भी नहीं है जो बोल पाया। मुझसे डसेल साहब का साबुन ज़मीन पर गिर गया था। मेरी किस्मत ख़राब थी कि मेरा पैर उस पर पड़ गया। अब पूरा साबुन ही गायब है। मैंने पापा से कहा कि मिस्टर डसेल को इसकी भरपाई कर दे। उन्होंने हर महीने युद्ध के समय के घटिया साबुन की एक ही है जो बट्टी मिलती है। शुक्रवार का दिन 23 जनवरी 1944 की बात आती है। मेरी प्यारी किट्टी,
इधर के सप्ताहों में मुझे परिवार के वंश वृक्षों और राजसी परिवारों की वंशावलियाँ तालिकाओं में खासी रुचि हो गई है। मैं इस नतीजे पर पहुँची हूँ कि एक बार तुम खोजना शुरू कर दो तो तुम्हें अतीत में गहरे और गहरे उतरना होगा। इस खोज से तुम्हारे हाथ और भी रोचक है जो जानकारियाँ लगेगी। हालांकि जब मेरे स्कूल के काम की बात आती है तो मैं बहुत मेहनत करती हूँ और रेडियो पर बीबीसी की होम सर्विस को समझ सकती हूँ। इसके बावजूद मैं अपने ज़्यादातर रविवार अपने प्रिय फिल्मी कलाकारों की तस्वीरें अलग करने और देखने में गुजारती हूँ। यह संग्रह अच्छा खासा हो चुका है। मिस्टर कुगलर मुझ पर हर सोमवार को ज़्यादा ही मेहरबान होते हैं और मेरे सिनेमा एंड थिएटर पत्रिका की प्रति लेते आते हैं। इस घर परिवार के ऐसे लोग भी जो जरा भी दुनियादारी वाले नहीं है, इसे पैसों की बर्बादी मानते हैं, लेकिन इस बात पर हैरान भी होते हैं कि कैसे मैं एक साल के बाद भी किसी फिल्म के सभी कलाकारों के नाम ऊपर से नीचे तक सही सही बता सकती हूँ। बेब जो अक्सर छुट्टी के दिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिल्म देखने जाती है, शनिवार को ही मुझसे बता देती है कि वे कौन सी फिल्म देखने जा रहे हैं। तो फिल्म के मुख्य नायकों और नायिकाओं के नाम तथा समीक्षाएं फर्राटे से बोलना शुरू कर देती हूँ। हाल ही में मम्मी ने तंज कसा कि मुझे बाद में फिल्में देखने जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे सारी फिल्मों की कहानियाँ, नायकों के नाम, समीक्षाएं ज़बानी याद हो गई है। जब भी मैं नई केश सज्जा बनाकर बाहर आती हूँ, बिल्कुल बालों को संवार कर बाहर आती हूँ, तो मैं सबके चेहरों पर उग आई असहमति साफ साफ है जो पढ़ सकती हूँ और यह भी बता सकती हूँ कि कोई न कोई ज़रूर टोंक देगा कि मैं फ़लाँ फिल्म स्टार की नकल कर रही हूँ। मेरा यह जवाब कि ये स्टाइल मेरा खुद का आविष्कार है, मजाक के रूप में लिया जाता है। जहाँ तक मेरे हेयर स्टाइल का सवाल है, जब आधे घंटे से ज़्यादा नहीं टिका रहता तब तक मैं उससे बोर हो चुकी होती हूँ और सबकी टिप्पणियाँ सुनते सुनते मेरे कान पकने लगते हैं। मैं सीधे गुसल खाने की तरफ लपकती हूँ और मेरे बाल फिर से पहले की तरह उलझे हुए घुंघराले हैं जो हो जाते हैं। अब बात आती है पन्ना पढ़ते हैं हम। बुधवार 28 जनवरी 1944 का पन्ना पढ़ते हैं। मेरी प्यारी किट्टी, आज सुबह मैं सोच रही थी कि क्या तुमने अपने आप को कभी गाय समझा है, जिसे हर दिन मेरी बासी खबरें बार बार चबानी पड़ती है। इनकी इतनी अधिक जुगाली कि तुम्हें उबासी आ जाए और तुम मन ही मन कामना करोगे ऐन कुछ नए समाचार दे। यार क्या सुनाती रहती है ये सब। सॉरी, तुम्हें ये नाली के सड़ते पानी की तरह नीरस लगता होगा, लेकिन जरा मेरी हालत की कल्पना करो जिसे रोज रोज यही सुनना पड़ता है। अगर खाने के वक्त बातचीत राजनीति या अच्छे खाने के बारे में नहीं हो रही होती तो मम्मी या मिसेज वॉन दान अपने बचपन की उन कहानियों को लेकर बैठ जाती है जो हम 1000 बार सुन चुके हैं। फिर डसेल शुरू हो जाते हैं। खूबसूरत रेस के घोड़े, उनकी चार्लोट का महंगा वार्डरोब, लीक करती नावें, 4 बरस की उम्र में तैर सकने वाले बच्चे, दर्द करती मांसपेशियां और डरे हुए मरीज, ये सब किस्से। इन सारी बातों का निचोड़ ये है, जब भी हम 8 में से कोई भी अपना मुंह खोलता है, बाकी 7 उसके लिए कहानी पूरी कर सकते हैं। किसी भी लतीफ़े को सुनने से पहले ही हमें उसकी पंच लाइन है जो पता होती है। नतीजा ये होता है कि लतीफ़ा सुनने वाले को अकेले हंसना पड़ता है। अलग अलग गवाले, राशन वाले, कसाई जो घरों के इन 2 भूतपूर्व मालकिनों के संपर्क में आए, इतनी बार उनके चरित्र चित्रण हो चुके हैं कि हमारी कल्पना शक्ति में उनमें जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। एनएक्सी की यह हालत है कि नया या ताज़ा सुनाने वाले कुछ भी है जो नहीं बचा है। यानी जितने लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं वो सारे आपस में वही पुरानी घिसी पिटी बातें करते रहते, तो सारी बातें याद हो गई है। फिर भी इन सारी चीज़ों में ताज़ा सुनाने को कुछ भी नहीं बचा है। लोगों को नमक मिर्च लगाकर वह सब दोहराने की आदत न होती तो मिस्टर क्लीमेन जॉन मेब भले ही बता चुके होते। कई बार मैं मेज़ के नीचे अपने आप को खुद चिकोटी काट कर रोके रहती हूँ कि कहीं किसी को टोक न दूँ। छोटे बच्चे खासकर एन कभी भी किसी बड़े को टोकने सभी लाइन पर लाने की हिम्मत न करे। भले ही उनकी गाड़ी पटरी से उतरी जा रही हो, उनकी कल्पना शक्ति का दिवाला पिट चुका हो। कितना बना जना के बड़ा चढ़ा के बोलेंगे एक ही एक बात को 1000 बार। जॉन और मिस्टर क्लीमेन को अज्ञातवास में छुपे या भूमिगत हो गए लोगों के बारे में बात करना अच्छा लगता है। वे जानते हैं कि हम अपने जैसी हालत में जी रहे हैं, लोगों की बातें जानने के इच्छुक हैं, अपने जैसी हालत में जो और लोग जी रहे हैं। हमें उन सब की तकलीफ़ों से हमदर्दी है जो गिरफ्तार हो गए हैं, और उन लोगों की खुशी में हमारी खुशी है जो कैद से आज़ाद कर दिए गए हैं। भूमिगत होना और अज्ञातवास में चले जाना अब आम बात हो गई है। हाँ, कई प्रतिरोधी दल भी हैं, जैसे फ्री नीदरलैंड्स, जो नकली पहचान पत्र बनाते हैं, अज्ञातवास में छुपे लोगों को वित्तीय सहायता देते हैं।
युवा ईसाइयों के लिए काम तलाशते हैं। कितनी हैरानी की बात है कि ये लोग अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की मदद के लिए कितना काम कर रहे हैं। इसका इसका सबसे बढ़िया उदाहरण हमारी मदद करने वालों का है, जो हमारी आज तक मदद करते आए हैं, और उम्मीद तो यही है कि वे हमें सुरक्षित किनारे तक ले जाएंगे। इसका कारण यही है कि अगर वे ऐसा नहीं करते तो उनकी किस्मत भी हमारी जैसी ही हो जाएगी। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम उनके लिए मुसीबत हैं। वे रोज़ाना ऊपर आते हैं, पुरुषों से कारोबार राजनीति की बात करते हैं, महिलाओं से खाने और युद्ध के समय की मुश्किलों की बात करते हैं, बच्चों से किताबों और अखबारों की बात करते हैं। वे हमेशा खुशदिल दिखने की कोशिश करते हैं, जन्मदिनों और दूसरे मौक़ों पर फूल और उपहार लाते हैं, हमेशा हर संभव मदद करते हैं, प्रयास करते हैं। हमें ये बातें कभी नहीं भूलनी चाहिए। ऐसे में जब दूसरे लोग जर्मनों के खिलाफ युद्ध में बहादुरी दिखा रहे हैं, हमारे मददगार रोज़ाना अपनी बेहतरीन भावनाओं और प्यार से हमारा दिल है जो जीत रहे हैं। अजीब अजीब कहानियाँ चल रही है, उनमें काफ़ी सच भी है। अभी मिस्टर क्लेमेन गेल्डरलैंड में भूमिगत हो चुके आदमियों और पुलिस वालों के बीच हुए फुटबॉल मैच का जिक्र कर रहे थे। हिल्बरसम में नए राशन कार्ड जारी किए गए हैं। ऐसे लोगों को जो अज्ञातवास में रह रहे हैं राशन खरीदने की सुविधा हो सके। अगर राशन कार्ड न हो तो एक कार्ड के लिए 60 गिल्डर देने पड़ते हैं। अगर राशन नहीं हो तो कितने गिल्डर देने पड़ते हैं? एक राशन के 60 गिल्डर। ज़िले में अज्ञातवास में रह रहे सभी लोगों में रजिस्ट्रार ने आग्रह किया है कि वे फलां दिन एक अलग मेज पर आकर अपने कार्ड है जो ले जाएं। और इस सब के साथ ये भी ख्याल रखना पड़ता है कि इस तरह की चालाकियों की जर्मनों को हवा भी है जो नहीं लगे। तुम्हारी एन। एक और डायरी का पन्ना देखते हैं। बुधवार का दिन है, 29 मार्च 1944। ठीक है मेरी प्यारी किट्टी। कैबिनेट मंत्री मिस्टर बॉल्केस्टीन ने लंदन से डच प्रसारण में कहा। तो कैबिनेट मिस्ट्री ये बॉल्केस्टीन, ध्यान में रखना बॉल्केस्टीन कौन सा मिनिस्टर है? कैबिनेट मंत्री है साहब ये। और लंदन से डच प्रसारण में क्या कहता है कि युद्ध के बाद युद्ध का वर्णन करने वाली डायरियों और पत्रों का संग्रह किया जाएगा। और फिर हर कोई मेरी डायरी पर झपट पड़ा। मतलब ये डायरी लिख रही थी और वहाँ प्रसारण करे कि जो युद्ध के समय का जो वर्णन डायरी में किया जाएगा वो सब डायरियाँ संग्रहित की जाएगी। तो आसपास के परिवार के घर वाले थे, सब डायरी पे जो झपट पड़े कि हाँ हमें दे दो ये। सोचो ये कितना दिलचस्प होगा जब मैं इस गुप्त एनेक्सी के बारे में छपवाऊंगी। उसका शीर्षक ही ऐसा होगा कि लोग इसे एक जासूसी कहानी समझेंगे। मैं सही बता रही हूँ। युद्ध के 10 साल बाद लोग इससे कितना चकित होंगे कि जब उन्हें पता चलेगा कि हम लोग कैसे रहते थे। जैसे कि अभी रूस और यूक्रेन वाला जो मामला चल रहा है, अगर कोई वहाँ भी डायरी लिख रहा है तो किसी बाद में आज के 20 साल 50 साल बाद में पढ़ेगा कि वहाँ पे क्या मंजर हुआ था। हम क्या खाते थे यहूदियों के रूप में, अज्ञातवास में हम क्या क्या बातें करते थे। हालांकि मैं तुम्हें इस जीवन के बारे में काफ़ी कुछ बता चुकी हूँ, फिर भी तुम अभी भी थोड़ा सा ही जान पाई हो। हवाई हमले के दौरान औरतें कैसी डर जाती है। अब देखो ना, पिछले रविवार जब 350 ब्रिटिश वायुयानों ने इज्मुइडेन पर 550 टन गोला बारूद है जो बरसाया, तो हमारे घर ऐसे काँप रहे थे जैसे हवा में घास की पत्तियाँ मतलब वाइब्रेट हो रहे थे। हमारे इन घरों में कैसी महामारियां हैं जो फैली हुई है। तुम्हें इस सब की कुछ खबर नहीं है। सब कुछ तुम्हें बताने में पूरा दिन लग जाएगा। लोगों को सब्जियों और सभी प्रकार के सामानों के लिए लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। डॉक्टर अपने मरीजों को नहीं देख पाते क्योंकि उन्होंने पीठ मोड़ी नहीं कि उनकी कारें और मोटरसाइकिलें चुरा ली जाती है। थोड़ा सा इधर ध्यान दिया नहीं कि उधर है जो पार कर दी जाती है। चोरी चकारी इतनी बढ़ गई है कि डच लोगों में अंगूठी पहनने का रिवाज तक नहीं रह गया, तो उंगलियां काट तक ले जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे 8-8 10-10 बरस के होंगे, लेकिन लोगों के घरों की खिड़कियां तोड़कर घुस जाते हैं। मतलब चीज़ों की इतनी मारामारी हो गई है, और जो भी हाथ लगा उठा ले जाते हैं। लोग 5 मिनट के लिए भी अपना घर छोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते, क्योंकि लौटने पर उन्हें घर में झाड़ू फ्री मिलेगी, साफ बिल्कुल सब कुछ नहीं मिलेगा। चोरी गए टाइपराइटरों, ईरानी कालीनों, बिजली से चलने वाली घड़ियों, कपड़ों आदि को लौटाने के लिए अखबारों में इनाम के विज्ञापन आए दिन पढ़ने को जो मिलते हैं। गली गली नुक्कड़ों पर लगी बिजली से चलने वाली घड़ियां लोग उतार ले गए, और सार्वजनिक टेलीफोनों का पुर्जा गायब हो चुका है। डचों की नैतिकता अच्छी नहीं है। सब भूखे हैं। नकली कॉफ़ी को छोड़ दो तो एक हफ्ते का राशन 2 दिन भी नहीं चल पाता। अभी और क्या देखना बाकी है। पुरुषों को जर्मनी
भेजा जा रहा है, बच्चे बीमार हैं या फिर भूख से बेहाल है, सब लोग फटे पुराने कपड़े और घिसे पिटे जूते पहनकर काम चला रहे हैं। ब्लैक मार्केट में जूते का नया तला 7.50 गिल्डर का मिलता है। इसके अलावा बहुत कम मोची मरम्मत का काम कर रहे हैं। यदि वे करते भी तो हैं, 4 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा और इस बीच जूता गायब हो चुका होगा। इसका एक लाभ भी हुआ, खाना जितना खराब होता जा रहा है, बिक्री उतनी ही गंभीर है जो होती जा रही है। सरकारी लोगों पर हमले की घटनाएं बढ़ती जा रही है। खाद्य कार्यालय, पुलिस अधिकारी सभी या तो अपने साथी नागरिकों की मदद कर रहे हैं या उन पर कोई आरोप लगाकर जेल में भेज देते हैं। सौभाग्य से बहुत कम डच लोग हैं जो गलत पक्ष में है। तुम्हारी एन। आज साथियों हम इतना ही देखेंगे और बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है वो हम है जो कल कंप्लीट है जो कर देंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। पहली बार देख रहे हैं जिनको सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। निःशुल्क रूप से यहाँ पर ग्रेड 1 और 2 का पाठ्यक्रम करवाया जा रहा है, तो जुड़े रहें और साथियों को भी आप जोड़ें। और आप पढ़ाई को लेकर अगर परेशान हैं, किस तरीके से क्या पढ़ना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मेरा दूसरा एक यूट्यूब चैनल है आदि की आवाज़ नाम से, सर्च करोगे तो मिल जाए। वहाँ पर बहुत सारे पढ़ाई से रिलेटेड, आपकी दैनिक समस्याओं से रिलेटेड वीडियो बनाए गए निस्तारण के लिए, समाधान के लिए। तो आदि की आवाज़ यूट्यूब चैनल पर जाएं, सब्सक्राइब करें, देखें, समझें और आगे बढ़ें। जय हिंद, फिर मिलता।